तो अब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा. So all of the participants, you may either raise your hand and I'll call on you to ask your questions, or you can type it in the question box. तो हमारे पास एक क्वेश्चन ऑलरेडी है. Do you think the farm laws which were repealed after the protest wouldn't negatively affect the Dalit farmers, Dalit farm workers you are referring to? एक बार रिपीट करें क्वेश्चन. So पूछा जा रहा है कि do you think the farm laws which were repealed after the protest wouldn't negatively affect the Dalit farm workers you are referring to? देखिए, जो तीनों कानून सरकार ने वापस लिए हैं, उससे दलित जो फार्मर्स हैं उनकी स्थिति पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो ये तीनों कानून थे, ये जो जमींदार लोग हैं, बड़े किसान हैं, जो फॉर्च्यूनर में चलने वाले हैं, उन लोगों को इफेक्ट करने वाले थे. हम लोग तो मजदूर हैं. और जहां तक एमएसपी की बात है या दूसरी जो बातें हैं, वो हमसे रिलेटेड ही नहीं है, वो जमींदारों से रिलेटेड है. हम लोग तो मजदूर हैं. Neeta, you can go ahead. मैंने क्वेश्चन पूछा था, मैं ये पूछ रहा हूँ, जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट था, जो उसका जो अमेंडमेंट था, वो तो हर किसी पे आने वाला था ना, उसका इफेक्ट. सर, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं आपका इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा. और मुझे उस जो किसान आंदोलन में जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के प्रोविजंस के बारे में अगर कुछ बात हुई है, तो मुझे उसकी पूरी एक्चुअली जानकारी है नहीं. आई एम वेरी सॉरी, मैं इस बात का आपको आंसर नहीं दे पाऊंगा. ठीक है. और एक सवाल है कि ये जो आंदोलन था, इसमें जो दूसरे जगहों से जो किसान जुड़ रहे थे, ठीक है, जो संगठन जुड़ रहे थे, किसान संगठन है, उनमें तो जैसे AIKS जुड़े थे, फिर वहाँ पे हरियाणा पंजाब में भी शायद कुछ ऐसे संगठन जुड़े थे, जिनके जो या तो मतलब छोटे किसान या फिर जो खेत मजदूर, इनके संगठन थे. तो वो क्या उनको क्या अफेक्ट नहीं कर रहा है ऐसा लॉ, उसके खिलाफ उनके संगठन जुड़े थे, ये आप सोच रहे हो? सर, जो इसमें जो किसान संगठन जुड़े थे, और उसमें जो जाट कम्युनिटी के जो किसान थे, वो सभी लैंडलॉर्ड थे, और बाकी जो लोग थे, जो SC कम्युनिटी हो चाहे दूसरी कम्युनिटी के लोग हों, वो खेती और मजदूर थे, या फिर छोटे किसान थे जिनके पास छोटी छोटी जमीनों के टुकड़े हैं. तो ऑलरेडी जहां तक मुझे पता है कि इन लोगों के लिए, चाहे वो पिछली सरकार हो, चाहे मौजूदा सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी, चाहे ये सरकार है, इन लोगों के लिए ऑलरेडी बहुत हैंडसम फैसिलिटीज, लॉज अवेलेबल है, चाहे वो लोन के बारे में हो, चाहे वो जमीन खराब होने के बारे में, फसल खराब होने के बारे में, इनकी फसलों के रेट के बारे में हो. बहुत सारी इन लोगों के लिए अच्छी बातें थी उन कानूनों में. ठीक है. अब जो मौजूदा आंदोलन इन लोगों ने किया था, वो वो जो कानून सरकार ने लेके आए थे, और वो कानून जो थे, वो कहा जा रहा था कि वो कानून जो है, जो
जो कॉरपोरेट जो थे, जो फसलों को इकट्ठा करते हैं या उनका यूज करते हैं, उन लोगों को फायदे के लिए थे, ये थे। तो ये कानून जो है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बड़े जो किसान थे उन लोगों को इफेक्ट कर रहे थे ये तीनों कानून। छोटे जो किसान हैं या जो मजदूर हैं, उन लोगों को ये कानून थे या नहीं थे, उनसे उनसे कोई इतना ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ रहा। तो वहां पे जो प्राइवेट फार्मिंग अभी होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उसके साथ कोई जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी होता है वहां पे, अभी भी जो होता है, ये तो ये लॉज आने से तो वो बढ़ जाता और वो पूरा हो जाता, ये बात थी। लेकिन अभी भी होता है, ऐसा नहीं कि अभी वो प्राइवेट या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता नहीं है। तो उससे क्या वहाँ के खेत मजदूरों को या जो छोटे किसान हैं, उनको क्या उससे दिक्कतें नहीं आती है? और मतलब और एक चीज इसमें ये भी है कि जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहीं भी हो और कल अगर पूरी तरह से भी हो जाता ये लॉ आके, तो जो क्वालिटी वाली इशू होती है कि क्वालिटी टेस्टिंग, की क्वालिटी टेस्टिंग क्रॉप का फेल करना, तो कहीं पे ये होता है, तो क्या वो जो छोटा किसान है या जो लैंड लीज में लेके काम कर रहा है या फिर जो खेत में मजदूरी कर रहा है, उन पे नहीं आता वो चीज कि क्वालिटी अगर फेल करता है तो उसका असर क्या उन पे नहीं आता? मतलब क्या जमींदार खुद पे लेते? सर, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो ये किसान आंदोलन की बातें हैं, तो इससे किसको फायदा हो रहा था, कानूनों से किसको फायदा हो रहा था, और कानून वापस लेने से किसको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ठीक है। मेरा कंसर्न, मैं इस बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं हूँ, नॉलेज नहीं है। मैं तो केवल इस बात से, मैंने जो इसमें एडमिन है उनका इस बारे में मैंने क्वेश्चनिंग थी कि इस आंदोलन में जो एससी कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन लोगों का क्या रोल था, क्या उन लोगों को प्रॉपर मान सम्मान दिया गया या नहीं दिया गया, इस बारे में जो अब इसकी किसानों के कानून जो है उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स है, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, इस बारे में मैं बताने की पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरा एक्चुअली सब्जेक्ट भी नहीं था। Neeta, you can go ahead. Thank you. My question is, of course, though not direct. How the judge, Mr. Verma, who was found to be at least it appears to be guilty of corruption, since his house was, I think there was a fire in his house, and it was discovered that he had a tremendous amount of money. And the recent Supreme Court judge, I forgot the lady's name, who retired, who seemed to be getting only cases related to the ruling party coming into her to her table. Though these are, of course, some of these are circumstantial evidence, I'm suddenly reminded of how um, Judge Karnan was treated and kicked out of being a judge, and he was also slapped with, I think, a gag order, which prevented him from having to speak about his experience as a judge. Now, I, as a common man, see that the treatment meted out to him as a judge from an SCST background, and how judges who may be found guilty are treated, and the judicial process is long drawn and is not as quick and fast as it
had to act, the way it acted in the case of Judge Karnan is very different. Now, this seems like this is, of course, a common man's view, but from a technical standpoint, I was curious to understand if Mr. Rakshit actually can explain why is there this distinction between how corruption in the judiciary is treated and why usually it is not this swift. जो अभी जस्टिस वर्मा के घर एक बड़ा अमाउंट जो मिला, उसमें जो एक सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने इनको गिल्टी दिया है। और बिल्कुल इस मामले में जो क्रिमिनल लॉ है वो मोशन में आना चाहिए, क्योंकि किसी भी केस पे कोई जुडिशियल इंक्वायरी हुई, जुडिशियल इंक्वायरी के बाद जैसे कस्टोडियल डेथ में जुडिशियल इंक्वायरी होती है और जुडिशियल इंक्वायरी की रिकमेंडेशन के बाद एक एफआईआर रजिस्टर होती है और एफआईआर रजिस्टर होने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन के बाद अरेस्ट, इस तरह का प्रोसेस बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन आपने बताया कि जिस तरह से जस्टिस कर्नन को उन्होंने करप्शन के मामले में आवाज उठाई और उनकी बात सुनने की बजाय उन पर कंटेम्प्ट बनाया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। और इस सब के बावजूद कि वो बहुत एक ईमानदार और कॉम्पिटेंट जज थे, तो ये तो बिल्कुल ही साफ नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, इस कॉलेजियम सिस्टम की वजह से या इन जुडिशियल जो ऑफिसर्स हैं हायर लेवल के, इनकी मेंटलिटी है, इनके अंदर भी कास्टिज्म कूट कूट के भरा हुआ है। अदरवाइज जिस जज के यहाँ से इतना ह्यूज अमाउंट रिकवर हुआ है, अभी तक वो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात है कि जो जस्टिस कर्नन के साथ जो इनजस्टिस सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया और इतने अच्छे जज साहब जो जस्टिस कर्नन को जेल के पीछे भेजा गया, उनको बदनाम किया गया, इस बारे में जो लॉयर कम्युनिटी है या जजों की जो एससी जजों की एसोसिएशन अगर है, तो इस बारे में बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए कि इसके साथ जो ये जस्टिस वर्मा जो हैं, इनको भी सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। क्या इनको इसलिए नहीं भेजा जा रहा क्योंकि ये ऊंची जात से हैं? जब कानून और कॉन्स्टिट्यूशन किसी बड़े छोटे में, अमीर गरीब में, बड़ी पोस्ट में, छोटी पोस्ट में फर्क नहीं करता, तो क्या ये चीजें सुप्रीम कोर्ट पर लागू नहीं होती? सबसे पहली बात तो ये कॉलेजियम सिस्टम ही खत्म हो, ताकि और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जो है वो शुरू होनी चाहिए, ताकि मेरिट बेस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की रिक्रूटमेंट हो, अपॉइंटमेंट हो, और हमारे जो 20% हमारा जो हक है जुडिशरी में, हायर जुडिशरी में, वो लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आए, तभी हमारे जो कम्युनिटी के जो हित हैं, जो इंटरेस्ट हैं, वो बच सकते हैं। अदरवाइज ये कॉलेजियम सिस्टम जो है, तू मेरे भाई को भर्ती कर, तू मेरे भाई को जज बना, मैं तेरे भतीजे को जज बनाता हूँ, ये सिस्टम चलता रहेगा। और आप लोगों ने देखा कि जो मौजूदा सरकार है, उन्होंने इस कॉलेजियम वाली जो जज सिस्टम है, इनको भी हाईजैक करने का काम किया है। जैसे ही कोई डिस्प्यूटेड पीआईएल या केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल होता है, चाहे वो अयोध्या वाला हो, चाहे राफेल वाला हो, तो सरकार जो है वो एकदम से अपने किसी लॉ मिनिस्टर से या किसी मिनिस्टर से इस तरह का स्टेटमेंट दिलाती है कि हाँ, कॉलेजियम सिस्टम जो है वो बंद होना चाहिए और जो जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, उसके थ्रू जुडिशियल अपॉइंटमेंट होना चाहिए। तो ये कॉलेजियम सिस्टम वाले जज है एकदम बैकफुट पे आते हैं कि कहीं हमारा कॉलेजियम खत्म ना कर दें
और फिर वो सरकार के दबाव में आके सरकार के इलीगल डिमांड जो हैं उनके फेवर में जो फैसले हैं वो देने का काम करते हैं, चाहे वो राफेल वाला हो, चाहे इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला हो, चाहे वो अयोध्या वाला हो, या रोज की आप देख रहे हैं कि किस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो जुडिशरी के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट तक बनाने की हिम्मत नहीं करती है। एक भारतीय जनता पार्टी का आदमी सुप्रीम कोर्ट के बारे में कमेंट करता है कि ये तो सिविल वार करा देंगे, और सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ कंटेम्प्ट तक चलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। और एक जस्टिस कन्नन जैसे जेंटल पर्सनालिटी को इन लोगों ने केवल करप्शन की आवाज उठाने के लिए जेल के पीछे भेजने का काम किया था। Thank you very much. Manvi, you can go next. थैंक यू रजत जी, आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट और शार्प प्रेजेंटेशन और शेयरिंग के लिए। हरियाणा कर्नाटका से काफ़ी दूर लगता है, तो बहुत ज़रूरी था ये एक तरीके से कि देखना कि ये कास्ट सिस्टम किस तरीके से जाति वहाँ पर भी वही काम कर रही है जो यहाँ कर रही है। मेरे 2 सवाल थे। पहला ये कि आपने काफ़ी चर्चा की राजनीतिक दलों के बारे में भी, किस तरीके से जैसे आप बोल रहे थे कि एक तरीके का कोऑप्शन हो रहा है, और वो दलित समाज को रिप्रेजेंट करने की बात से एक तरीके से फेल हो रहे हैं उस अकाउंट पे, और एक तरीके से नेक्सस है जो कोर्ट्स का है, लॉयर्स का है, जो काम राम की बात कर रहे थे आप। इस सब कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछना चाह रही थी कि मतलब एक तो ये बहुत करेक्ट मतलब सटीक पॉलिटिकल एनालिसिस है, बट इससे हम आगे क्या सीख सकते हैं? क्योंकि एक हम नौजवान लोग हैं, हम लोगों की थोड़ी उम्मीदें भी हैं इस दुनिया से कि क्या कर सकते हैं हम लोग आगे। तो पहला तो ये है कि हम क्या कर सकते हैं इस सब को देखते हुए, क्योंकि वही बाबा साहब की भी वही बात याद आती है, एसोसिएटेड लिविंग की, एक तरीके से फ्रेटर्नल सोसाइटी कैसे इमेजिन की जाए, जो वो फ्रेटर्नल सोसाइटी गाम राम की ना हो, उस तरह की भाईचारे की ना हो, बट जो बाबा साहब की बात है उस तरह की एसोसिएटेड लिविंग हो। तो आपके ध्यान में क्या आता है कि किस तरीके से इसके ऊपर काम किया जा सकता है? पहला ये। दूसरा थोड़ा हटकर है वो सवाल आज की चर्चा से, पर मैं पूछना चाहूँगी कि मुझे मालूम है हम अट्रॉसिटी से बात कर रहे थे, पर एक बहुत क्लियर डिवाइड है अभी नॉर्थ साउथ में भी उपवर्गीकरण को लेकर, सब कैटेगराइजेशन को लेकर। और ये उपवर्गीकरण का सवाल एक तरीके से अट्रॉसिटीज एक्ट में देखा जाए तो वो विद इन कास्ट जो हायरार्की है, ग्रेडेड इनइक्वालिटी की जो बात है जो अम्बेडकर जी लिखते हैं, वो एक तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं करता है। वो बेसिकली SC ST और बाकी कास्ट को अलग तरीके से देखता है। तो मैं ये समझना चाह रही थी, क्योंकि कर्नाटका में ये इंस्टेंसेस होते हैं कि जो होले या मादिका हो गया, जो एक तरीके से उनके बीच में जो एक तरीके की कास्ट कॉन्फ्लिक्ट और कास्ट वायलेंस होती है, इनके इंस्टेंसेस होते हैं, पर इस तरीके के ज़्यादा नहीं होते, पर वो एक ग्रेडेड इनइक्वालिटी उसमें भी है। तो आपकी क्या राय है इस उपवर्गीकरण के सवाल को लेकर? किसी तरह से वो जो ये ग्रेडेड इनइक्वालिटी का सवाल है उसको किसी तरीके से एड्रेस कर सकता है, अट्रॉसिटीज के रूप में देख सकता है? आपकी क्या विचार है इसमें? जो पहला आपका क्वेश्चन है रिप्रेजेंटेशन के बारे में और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके बारे में, तो इस बारे में मेरा ये कहना है कि आपके क्वेश्चन ज्यादा लंबे हो गए, थोड़ा शॉर्ट में दोनों पूछोगे, दोबारा मैं भूल गया। कोई बात नहीं, पूछती हूँ कि पहला कि ये राजनीतिक इस तरीके से जो हार है हमारी, एक नेक्सस है ना, जो उस राजनीतिक नेक्सस में आप एक तरीके से किस तरीके से हम नौजवान लोग एक एसोसिएटेड लिविंग जो बाबा साहब लिखते हैं उसके बारे में नेक्स्ट स्टेप्स वे फॉरवर्ड कैसे सोच सकते हैं, उसमें उम्मीद क्या है हमारे लिए, है ना? और दूसरा ये सवाल है, और ये वो भाईचारे वाली बात नहीं है। पहले का जवाब दे देता हूँ आपको। हाँ ठीक है, ठीक है। देखिए हमारे यहाँ ना एक कहावत है कि अगर आपके पास राज है यानी पावर है, सत्ता है, तो आपके साथ कोई एट्रोसिटी नहीं कर सकता और आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, आप देने वाले बन जाते हैं। ऐसा
साहब काशीराम ने भी कहा था। तो अब समस्या यहाँ पर ये आती है कि आप संसद तक या विधानसभा तक कैसे पहुंचेंगे। अब जो आपके योग्य कैंडिडेट्स हैं जो पार्लियामेंट में या फिर विधानसभाओं में डिस्क्रिमिनेशन की या एट्रोसिटी के अगेंस्ट आवाज उठा सकते हैं, उन लोगों को इन पंचायतों में कैसे भेजा जाए। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है। अब मीडिया इतना पावरफुल हो गया है कि वो जिस तरह का माहौल क्रिएट करता है, देश की 30% 35% जनता ऐसी है, अगर नरेंद्र मोदी ये कह दे कि हमने चांद पे राम मंदिर बना दिया है, तो वो मान लेगी, क्योंकि उनको इतना, वो इतने ज्यादा पढ़ाई लिखाई में, मतलब इतने, मतलब पढ़े लिखे भी है तो भी एक तरह के इलिटरेट है। नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति बिल्कुल साफ झूठ भी बोल दे तो भी उसको वो मान के तैयार हो जाते हैं। और कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ भी हैं। तो मीडिया एक तरह का इस तरह का माहौल बना देता है। तो या तो आप लोगों को टिकट दे बीजेपी या कांग्रेस, या फिर आपकी जो पार्टियां हैं, चाहे वो चंद्रशेखर की पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, वो लोग आपको टिकट दें। अब कांग्रेस और बीजेपी तो आपको क्यों टिकट देंगी? जो बोलने वाले लोग हैं वो उनको टिकट बिल्कुल नहीं देंगी, उनको यस मैन चाहिए। वो आपको बिल्कुल भी टिकट नहीं देंगी, वो ऐसे लोगों को टिकट देती हैं जो बिल्कुल चुपचाप रहें और इस मामले में तो बिल्कुल चुस्के ही ना, बोले ही ना। अब बीएसपी और आजाद समाज पार्टी हैं, इनकी हालत इस तरह की है जैसे गांव में, किसी जाटों के गांव में गरीब दलित किसान होता है, उस तरह की इनकी हालत है। जैसे किसान, जैसे गांव का सरपंच या जमींदार बोलेगा वैसे उनको करना पड़ेगा, इनकी हालत इस तरह की है। तो अब जो विजिलेंट कैंडिडेट्स हैं वो वहां तक कैसे पहुंचेंगे। अब एक बार मैंने बहुजन समाज पार्टी को कहा कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं विधानसभा का, आप मुझे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से या किसी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से टिकट दे दीजिए। उन्होंने कहा कि हमें आपको टिकट देके बड़ी खुशी होगी। लेकिन जब बात आगे बढ़ी तो उन्होंने इतना ह्यूज अमाउंट मुझसे मांग लिया कि मैंने हाथ खड़े कर दिए अपने। तो बीजेपी और कांग्रेस तो आप चाहती नहीं कोई बोलने वाला उम्मीदवार विधानसभा या लोकसभा में जाए, लेकिन ये हमारे वाली भी नहीं चाहती कि इस तरह के कैंडिडेट विधानसभा या लोकसभा में जाए। तो इस मामले में जो बाबा साहब की जो जो 3 नारे थे, पढ़ो लिखो फिर संघर्ष करो, फिर संगठित हो, पढ़ लिख गए हैं हम काफी हद तक, ठीक है, संगठित होने के नाम पे है ना, संगठित होने के नाम पे और ज्यादा असंगठित हो गए हैं, और ज्यादा असंगठित हो गए हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में, छोटी छोटी पार्टियों में इस तरह से बट गए हैं और आपस में टांग खिंचाई चल रही है। कोई नहीं चाहता कि कोई ये आदमी आगे बढ़े, एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे हुए हैं। और जबकि दूसरी तरफ देखें हम, दूसरी तरफ देखें तो दूसरी कम्युनिटीज जो है, जाट कम्युनिटी है, ब्राह्मण कम्युनिटी है, और गुर्जर कम्युनिटी है, और दूसरी कम्युनिटी, वो एकदम संगठित है और वो इलीगल काम के लिए भी संगठित हैं, और हम लीगल काम के लिए, जायज काम के लिए, मोरल काम के लिए भी संगठित नहीं है। तो जिस हिसाब से मैं अपने आसपास का माहौल देखता हूँ, उस हिसाब से बड़ी दूर की कौड़ी नजर आती है कि हम लोग कभी, मतलब कोई पढ़ा लिखा या बोलने वाला कैंडिडेट कभी एमएलए बन पाएगा या एमपी बन पाएगा। अदरवाइज इस तरह से जो रिप्रेजेंटेटिव जो बना के भेजते हैं हम लोग, ये एक्चुअली हमारे रिप्रेजेंटेटिव पार्टियों के एजेंटों को बना के भेजते हैं, जो अपनी
समाज की गुलामी करने की, समाज की बात करने की बजाय अपनी पार्टियों की गुलामी करने का काम करते हैं। तो इसके लिए तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क, कैडरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब समस्या ये है कि सब लोग अलग अलग फील्ड्स में लगे हुए हैं। जैसे मैं एट्रोसिटी पे या डिस्क्रिमिनेशन पे काम कर रहा हूँ, अब मैं पॉलिटिकल उसमें जाऊंगा तो अब मेरे पास तो जो फोन आते हैं सारे दिन में 50-100 कॉल आती हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ, तो मुझे तो उनकी केयर टेकिंग करनी पड़ती है। तो ये चीज आपकी बड़ी सही बात है, लेकिन इस पर हमारे लोगों को समझते समझते काफी टाइम लगेगा और तब तक बहुत देर हो जाएगी। नहीं, आपने सही बोला। वैसे संगठित होने की ज़रूरत है, आई थिंक वो काफ़ी सटीक आंसर है। और दूसरा सवाल मेरा ये था कि ये उपवर्गीकरण के सवाल को लेकर, सब कैटेगराइजेशन के ये सवाल को लेकर। उप वर्गीकरण जैसे हरियाणा में जो ओएससी एंड डीएससी किया है, इस बारे में बात कर रहे हैं आप? हरियाणा का तो मुझे नहीं पता। जैसे सब कैटेगराइजेशन है ना, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया इंटरनल रिजर्वेशन के बारे में। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हाँ आया जी, था, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उस बारे में हाँ कि वो अट्रोसिटीज में तो हम सिर्फ एससी एसटी दो देखते हैं ना, कि सिर्फ कास्ट सिस्टम में एससी एसटी के अगेंस्ट खिलाफ कोई भी अगर होता है तो हम सिर्फ सारे जो एससी कास्ट है उनको एक नजरिए से देखते हैं, है ना। उसमें आपस जी। में कोई फर्क होता है तो हम वो नहीं देखते, उसमें भी पर फर्क है ना। क्योंकि ग्रेडेड इनइक्वालिटी की बात है, जो अम्बेडकर जी ने लिखा था कि वो उसमें भी ग्रेडेशन होती हैं इंटरनली। तो सवाल उस पर है कि किसी तरीके से, मतलब आपकी क्या सोच है इस उपवर्गीकरण के सवाल को लेकर। देखिए, जो एससी कम्युनिटी है, उस एससी कम्युनिटी में चमार कम्युनिटी जो है वो मोस्ट प्रोग्रेसिव है, और वाल्मीकि कम्युनिटी, धानक कम्युनिटी, और जो कम्युनिटी है बावरिया है, सांसी है, और भी जो कम्युनिटीज हैं वो अभी इतनी समान धारा में नहीं पहुंची हैं। तो जो प्रोग्रेसिव होगा, जो पढ़ लिख जाएगा, तो वो फिर सोच समझ के वोट देगा। तो हरियाणा की मैं हरियाणा के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। हरियाणा में जो एससी कम्युनिटी है टोटल 20% है, और इस 20% में 10% चमार कम्युनिटी है, जिनके पास जो पढ़ी लिखी भी है, जिनके पास नौकरियां भी हैं, जो फाइनेंशियली भी अच्छी डेवलप है। तो अब जो बीजेपी है, बीजेपी को, और जो रिसेंट पॉलिटिकल एक्टिविटीज हुई हैं उसमें चमार कम्युनिटी ने बीजेपी के खिलाफ स्टैंड लिया है। अब बीजेपी को ये लगा कि चमार कम्युनिटी जो है, जो 10% एससी वोट बैंक है, 20 में से 10% एससी वोट बैंक जो है, वो आपको वोट नहीं देगा, वो किसी और पार्टी के साथ जाएगा, कांग्रेस के साथ जाएगा, किसी और के साथ जाएगा। तो उन्होंने इस ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जो उपवर्गीकरण वाला फैसला आया, ये विधानसभा चुनावों से जस्ट पहले आया और सोच समझ कर आया। जैसे कि मैंने पहले बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेशर में सही सही टाइम पे सरकार को सहूलियत देने वाले टाइम पे फैसले सुनाती है। तो ये फैसला भी इसी तरीके से सुनाया गया था, और उसी टाइम इस फैसले के आते ही हरियाणा में इसमें जो बीजेपी गवर्नमेंट थी उसने घोषणा की भी हम इसमें हरियाणा में एससी कम्युनिटी का वर्गीकरण करेंगे, और वाल्मीकि कम्युनिटी और धानक कम्युनिटी जो है उनको उनको बी कैटेगरी में करेंगे, क्योंकि इनका सरकारी नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। और लोकल लेवल पे इस बात को इस तरह से प्रचारित किया गया, जो सरकार के सपोर्टर थे, जो वाल्मीकि और धानक समुदाय कम्युनिटी के जो सरकार के सपोर्टर थे, उन्होंने इस बात को पॉलिटिकली इस तरह से उछाला कि चमार कम्युनिटी के लोग हमारा हक खा गए, बाबा साहब ने जो हमको आरक्षण दिया था वो चमार कम्युनिटी के लोग खा गए, हमको हमारा हक मिलना चाहिए। और ये सरकार अगर ए और बी करती है, या ओएससी यानी अदर शेड्यूल कास्ट में चमार आ जाएंगे, और डीएससी डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट में
वाल्मीकि, धानक और अदर कम्युनिटी आ जाएंगी, तो सरकार ऐसा करती है तो सरकार हमारा बहुत भला करने वाली है। तो उन्होंने इस तरह से घोषणा कर दी और सरकार आने के बाद इस पे नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, विधानसभा में पास कर दिया, और एससी कम्युनिटी के 2 पीस करने का उन लोगों ने काम कर दिया मौजूदा सरकार ने। लेकिन जब एट्रोसिटी की बात आती है तो एट्रोसिटी के केसेस में इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है? अब इफेक्ट ये पड़ता है कि मेरे पास जो केसेस थे, चाहे मिर्चपुर का केस था वाल्मीकि कम्युनिटी से था, और 80% मेरे पास केसेस थे वो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के थे, जो अब DSC बना दिया है। तो अब अब क्या हुआ कि अब ये वर्गीकरण आने के बाद जो वाल्मीकि और धारण कम्युनिटी के जो सरकार के सपोर्टर्स हैं, उन लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि हमारे जो एट्रोसिटी के मैटर होंगे वो हमारी कम्युनिटी के वकील ही देखेंगे। हालांकि मैं जो इस तरह के केसेस हैं वो कोशिश करता हूं कि मैं उनसे किसी तरह की फीस ना लूं, और हम टोटल कम्युनिटी बेस पे कि हाँ गरीब लोग हैं हमारे, हम लोग इनसे फीस ना लें। जो फीस लेते हैं, जो थोड़ी पेइंग कैपेसिटी जिनसे होती है, उनसे हम फीस ले लेते हैं। तो अब ये भी होना शुरू हो गया, सरकार ने ये भी करना शुरू कर दिया, अपने एजेंट्स के माध्यम से इस चीज पे भी अटैक कराना शुरू कर दिया कि तुमको, तुम्हारे जो केसेस होंगे, तुम्हारे जो एक्टिविस्ट होंगे, इवन एक्टिविस्ट होंगे, वो भी पर्टिकुलर तुम्हारी कम्युनिटी के ही होंगे। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, एक वाल्मीकि समाज के लड़के का मर्डर कर दिया, और उस मर्डर को करने वाले 17 जाट कम्युनिटी के लड़के थे, और उस लड़के को इसलिए मार दिया क्योंकि उस पे एक बिजली की मोटर चोरी करने का आरोप था खेत में से, और उन्होंने इस मामले को पुलिस में नहीं दिया और कहा कि हमारी खाप पंचायत खुद ही फैसला करेगी। 200 और 300 आदमी इकट्ठा हो गए और 20-25 लड़कों ने उसको पीटना शुरू कर दिया कि भाई तू कबूल कर कि तूने मोटर चोरी की है। वो उसको इतना पीटा कि वो मर गया। तो मुझे बुलाया गया वहां पर कि सर हमारी मदद करो, हमारा लड़का मार दिया। तो मैं सिविल अस्पताल हिसार में गया उनकी मदद के लिए, और जब हम स्पीच देते हैं अब उन लोगों को समझाने के लिए, तो हम जय भीम कहते हैं। तो जय भीम बोलते हैं, तो मैंने वहां पे जाके जय भीम बोला। तभी जो सरकार के जो वोटर्स थे, जो DSC कम्युनिटी के थे, हमारे लिए तो सब एक हैं, आके उन्होंने कहा कि नहीं जय भीम नहीं चलेगा, यहाँ पे जय वाल्मीकि कहना पड़ेगा। अरे मैं, जय वाल्मीकि भी हमारे हैं, जय भीम भी हमारे हैं, जय कबीरदास भी हमारे हैं, सभी हमारे हैं। लेकिन जो पढ़ने लिखने का कानून जिसकी वजह से हम सीखे हैं, तो जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जिसकी वजह से समान धारा में आए हैं, वो डॉक्टर BR अम्बेडकर ही हैं। तो हमको जय भीम का नारा ही लगाना चाहिए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जय भीम जय वाल्मीकि। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की मेंटेलिटी ने, A और B वाली जो मेंटेलिटी थी, सरकार के नफरती लोगों ने वहां से मुझे भगा दिया कि हमारी एक्टिविस्ट भी हमारे होंगे, लॉयर भी हमारे होंगे। तो ये फिलहाल आज का सिनेरियो में हरियाणा में तो बहुत ज्यादा खराब हालात है, और इस उपवर्गीकरण के, इस जो उपवर्गीकरण है, SC कम्युनिटी में ही आपस में दुश्मनी पैदा करने का काम कर रही है। लेकिन हम लोग इस मामले में किसी तरह से डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं कि जो सरकार ने डैमेज किया है उसको किसी तरह से किया जाए। हम लोगों को विश्वास दिला रहे हैं, जो सो कॉल्ड डिप्राइव्ड कम्युनिटी के डिक्लेयर किए गए हैं कि आप हमारे हैं, हमारे भाई हैं, आपकी मदद करना हमारा फर्ज है, और लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं, और लोग समझ भी रहे हैं। लेकिन एक बार तो सरकार ने उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सहारा लेकर बहुत ही ज्यादा जहर घोलने का काम किया है, जो रिपेयर तो होगा ये, लेकिन इसमें काफी टाइम लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर हम इस वेबिनार को यहाँ पे खत्म करते हैं। आपको धन्यवाद, आपका इंफॉर्मेशन और आपके अनुभवों को हमारे साथ शेयर करने के लिए।
साथ ही सारे पार्टिसिपेंट्स को भी हम धन्यवाद कहना चाहते हैं। और ऐसे ही और भी सेशंस में जुड़ते रहिए आप लोग। दिस इज लावण्या, योर मॉडरेटर, एंड सबको धन्यवाद। थैंक यू। मैं उनसे माफी मांगना चाहूंगा जो किसान आंदोलन के बारे में सवाल पूछ रहे थे, मैं जानकारी के अभाव में उनके उत्तर नहीं दे पाया। जी सर। नहीं ऐसा कोई बात नहीं। नहीं, ये बहुत बड़ी बात होती है बोलना प्लेटफॉर्म पे कि हमें इस बारे में क्या नहीं मालूम है, तो आपने बहुत बड़ी चीज की है, इतना आपने अनुभव शेयर किया, प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। थैंक यू वेरी मच सभी का। थैंक यू सर।